बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि PTI ने 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान किया है और बानी PTI की जानिब से इस हवाले से हिदायत भी सामने आई हैं। क्या सूरत हाल बनेगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे वकला तहरीक की। वकला तहरीक के हवाले से भी वकला कन्वेंशन हुआ जिसमें गुफ्तगू की गई। और सिर्फ ये नहीं बल्कि आईनी तरामीम को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकफ सामने आ रहा है वो इस वक्त क्या सूरत हाल है। फिर उन्होंने साथ ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी टीवी प्रोग्राम में यह जिक्र भी किया कि आईनी तरामीम के हवाले से आईनी अदालत के मामले को लेकर हर सूरत ये तरामीम करवाई जाएंगी, तो किस तरह से यह मुमकिन होगा। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसन, सलमान अनीस, कमर बैकन और इब्राहिम अब्बासी। हमाद हसन साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली का यह खत, उसकी डिटेल्स आपके सामने हैं। मखसूस नशिस्तों को लेकर यह कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में जो ज़ाहिर तरमीम हुई है उसके तहत अब जो है यह मखसूस नशिस्तों का मामले को उस अंदाज में देखा जाए कि वो दीगर आज़ाद अराकीन। ये डिटेल्स आपके सामने हैं। आप क्या समझते हैं इस खत की कानूनी हैसियत क्या है। इसकी कानूनी हैसियत वही है जो पार्लियामान की कानूनी हैसियत है, और पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो दूसरे इदारे हैं वो यकीनन उनकी अपनी अहमियत है, उनकी अपनी हैसियत है, और उसको तस्लीम किया जाएगा और उसको तस्लीम किया जा रहा है। आईनी हुदूद कुयूद है हर किसी के, लेकिन जो जो सुपरमेसी पार्लियामेंट को हासिल है वो किसी दूसरे को हासिल नहीं है, अव्वलियत पार्लियामेंट को हासिल है। तो अगर स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है तो ये उसका इस्तेहकाक है और वो कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट है। तो जाहिर है कि वो तो जो जो कानून साजी हुई है पार्लियामेंट के अंदर या जो जो पार्लियामेंट के इख्तियारात है, तो उस हवाले से तो वो दूसरे इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और ये खत लिखने का तो उन्हें हक भी हासिल है। और अच्छा, इसमें हमाद साहब ये हक तो कासिम सूरी की रूलिंग भी हमारे सामने है, वो फिर उसमें कोर्ट आई थी और फिर वो वापस हुई। इसी तरह इन स्पीकर के खत का भी हम मामला है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं कंपैरिजन। और फिर इसके साथ ये भी बता देना इसके असरात क्या होने जा रहे हैं। कासिम सूरी ने क्या रूलिंग दी थी, कौन से रूलिंग की आप बात कर रहे हैं? वही जो उन्होंने जी बतौर स्पीकर, जब डिप्टी स्पीकर उन्होंने ये रूलिंग दी थी कौमी असम्बली के, उस जमाने में वो पूरी डिटेल्स हैं, वो यकीनन आपके सामने हैं। तो उस वक्त भी कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था, कोर्ट ने वो रूलिंग को मुस्तरद किया था, आपके इल्म में होगा। तो जो मेरा स्टांस है वो तो यही है कि पार्लियामेंट कोई भी हो, स्पीकर कोई भी हो, कोई भी रूलिंग हो, मैं तो सिर्फ अयाज सादिक के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं तो तमाम स्पीकर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैंने तो आपके प्रोग्राम में भी कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन पार्लियामेंट के स्पीकर थे और वो आईन और अपने इख्तियारात और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए डटकर खड़े हुए थे, और एक तवील तारीख है। तो इस नातवा और कमजोर जमहूरी तारीख में भी कदर बेहतर अगर किसी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो इत्तेफाकन हमारे स्पीकर्स का रहा है। तो जो मैं तो देखो, मैं तो अपने स्टांस को नहीं छोड़ूंगा, या मैं अपने 20 साल सहाफत से हटूंगा तो नहीं कि मैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी के अलावा कोई दूसरा किसी और की अहमियत उजागर करूं। तो ठीक है, मैं तो इसके हिमायती हैं। अब ये बताइएगा इस खत के कोई असरात क्या होने जा रहे हैं, क्या फाइनली वही होगा जो खत में मुतालबा किया गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हो, उसे तो स्पीकर के खत को इग्नोर करने का वो हक हासिल नहीं है। जाहिर है कि वो तो पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं, और उसने अगर पार्लियामेंट के इख्तियारात और कानून साजी के हवाले से खत लिखा है तो उस पर तो इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देनी होगी। ये तो वो तो बाउंड है, इसके लिए बाउंड है। ठीक है। अच्छा, अब सलमान अनीस साहब, सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला भी है, अगर उसको भी मद्देनजर रखें, और उसके बाद फिर अब ये खत लिखा गया, मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया, वजाहत के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन गया, अब ये लेटर भी लिखा गया है, तो क्या इस वक्त एक तासुर मौजूद है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान फिर से एक महाजराई की फिजा हमें नजर आ रही है? क्या कोई ऐसी सूरत हाल है इस खत को लेकर? सिचुएशन तो तशवीशनाक है, इसलिए क्योंकि देखें सिर्फ हुकूमत और अदलिया नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप जो है वो भूल गए। 3-4 चीज़ें हैं नकी साहब जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबसूर कराना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन सीटों की बात हो रही है
मखसूस नशिस्तों की, ये खवातीन का और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं ये उनकी सीटें थीं, और उनकी सीटों के ऊपर ये सियासत हो रही है और ये सर्कस चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात है। हम किस तरह डेमोक्रेटिक नॉर्म है वो आगे लेके चलेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो मुजावजा तरामीम आई हैं और उसके बाद इनकी जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होगी और उसके अंदर किस किस का क्या क्या रोल होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो बेसिकली उन्होंने अपनी तरफ से एक गाइडलाइन दी है। उन्होंने अपना जो स्टैंप्स है या जो पार्लियामेंट का स्टैंस है या जो उन्होंने कानून साजी कर दी हुई है उससे आगाह करने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। डज नॉट रियली मैटर, इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ ये सारा प्रोगेटिव जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। मुझे अभी सारे जो है ना मसले के ऊपर वो हजरत जॉन एलिया का एक शेर याद आ जाता है। वो कहते थे कि आदम से लेके अब तक सिर्फ एक ही मसला है बनी नौ इंसान का, और वो ये है कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो इलेक्शन कमीशन वाले तो ये कहते हैं कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो फैसला था और जो रिमार्क्स थे वो 8 जजेस ने वो दे दिए, और उसके बाद हमारी तरफ से सुनवाई कोई नहीं हुई, क्योंकि जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके अपने जो ढांचा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो उनका अपना एक ऑर्गेनोग्राम है, वो बहुत क्वेश्चनेबल है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेके या फॉरेन फंडिंग को लेके या बाकी सारी चीजों को लेके। तो सबसे पहले तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको पार्टी मानती है या नहीं, और अगर मानती है तो क्या वो उन मेंबरान को जो है वो उनका हक देंगे या नहीं, ये फिर एक पूरी की पूरी क्वेश्चनेबल चीज है। तीसरी जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो किस हद तक असरअंदाज होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने फैसले के अंदर ये भी कह दिया था कि हमने जो आज फैसला दे दिया है इसके बाद इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ उन्होंने अब हम भी छोड़ा था कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई किसी किस्म की कोई आपको बात समझ ना आ रही हो तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू सुप्रीम कोर्ट एंड चैलेंज, नॉट चैलेंज बट सीक एडवाइजरी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और जो गवर्नमेंट है उनका स्टैंड बड़ा अजीब है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फिर कोर्ट में भी गया ना, उसकी वजाहत उस अवाम के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की दरखास्त की थी और वजाहत फिर की भी गई कोर्ट की जानिब से। वजाहत जो उन्होंने की उसके ऊपर कान नहीं ना धरे गए, जिसकी वजह से ये सारा अब शाखसाना चल रहा है। एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो कवानीन हैं जो बन गए हैं, अब कवानीन वो ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजंस हैं उनको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब ये भी फिर एक दफा आपका जो पूरा का पूरा तसादुम है वो लाजमी है, वो होना ही है। ये कंफ्यूजन, ये प्लॉट मजीद थिक होगा, इसके अंदर मजीद अभी सर्कस चलेगा, तो ये मजीद एक महाज़ाराई होगी। आप कहते हैं महाज़ाराई की सूरत हाल है। अच्छा, अब इसमें आप क्या समझते हैं कमर मेकन साहब? ज़ाहिर कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, जैसे अभी जिक्र किया गया स्पीकर कौमी असम्बली, और हमाद साहब जैसे कह रहे हैं कि उनका हक है, वो कानूनी तौर पर खत लिख सकते हैं। और फिर इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई उसके तहत वो उसमें जो डिमांड की गई वो सारी डिटेल्स आपके सामने हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। क्या इसमें स्पीकर कौमी असम्बली अपनी कोई न्यूट्रल हैसियत को मशकूक बना रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया नकी साहब। स्पीकर असम्बली जो है उन्हें शायद स्पीकर असम्बली बनकर ही रहना चाहिए था, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। कुछ रोज़ कबल भी पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ शायद उसके बारे में भी कोई वो सख्त अहकामात जारी करते। वो कुछ उन्होंने बयानात तो दिए कि मुझे बड़ा अफसोस है और मैं इस ईवान से अलग हो जाऊंगा, लेकिन वो नारा वहीं तक था जब उनके पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया। खैर, बादी नज़र में अगर हम इस मामले को देखें तो स्पीकर असम्बली का बहरहाल जो ताल्लुक है वो नून लीग से है। और दूसरी एक और अपडेट आज जो हुई है, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गया है नून लीगी अरकान की तरफ से। 2 अरकान है नून लीग के, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इस एक्ट के बाद जो तरमीम हुई है उसके बाद इलेक्शन एक्ट के नतीजे में वो तमाम मखसूस नशिस्तें जो हैं जो अभी आज़ाद अरकान है, और उन्होंने टारगेट किया है वो 41 अरकान जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक, बल्कि हुक्मनामे के बाद भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनको डिक्लेयर नहीं किया और उन्होंने डिक्लेरेशन अपनी जमा करवा दी भी है। जो इबहाम की बात हो रही थी और उस इबहाम को जब सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक उसी के बाद फिर आईनी तरमीम का जो सारा प्लान था वो फेल हुआ उस वजाहत आने के बाद। खैर, वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे, लेकिन अयाज सादिक साहब का ताल्लुक चूंकि नून लीग से और नून लीग की ही आज दरख्वास्त जो दायर की गई है, तो ये मेरे ख्याल में एक एड थी उनका खत जो है उस दरख्वास्त को और इलेक्शन कमीशन को कि अगर आप
ये काम करते हैं और मखसूस नशिस्तें नून लीग को और इत्तेहादी जमातों को दे देते हैं तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं। ये मेरे ख्याल में एक जेस्चर था पार्लियामेंट की तरफ से या हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कि आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, आप ये डिसीजन लेने में किसी भी तरह से पीछे ना रहें, खुल के ये डिसीजन लें और ये सीटें हमें दे दें। और उसके बाद जो मुमकिना प्लान है ना नकी साहब, वो भी अब सामने आ रहा है। वो प्लान क्या है? हुकूमत इस वक्त जो चाहती है आईनी तरमीम करना, और मेरी जाती राय के मुताबिक अब उनको शायद मौलाना की भी जरूरत ना पड़े। अगर इलेक्शन कमीशन इस वक्त मखसूस नशिस्तें उनको दे देती है तो मौलाना के बगैर ही उनकी जो 2/3 अक्सरियत है वो मुकम्मल हो जाएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो 1 घंटे के लिए भी अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है, वो इंप्लीमेंटेशन उस नोटिफिकेशन की हो जाती है मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को देने की, तो उस 1 घंटे में भी तरामीम पास करवाई जा सकती हैं जिसके जरिए फिर आईनी अदालत भी बन सकती है। अच्छा, और फिर जब इस मामले को लेकर जाया जाए, चैलेंज किया जाए, तो फिर ये बयानिया बनाया जाएगा और ये मुतालबा किया जाएगा कि चूंकि अब आईनी अदालत बन चुकी है तो ये आईनी मामला, आईनी तशरीह का, तो उसको आईनी अदालत के अंदर ही लेके जाया जाए। इसका रास्ता जो है वो अब किस तरह से रोका जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है अगर उससे पहले कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए? देखिए, बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, लेकिन चैलेंज होने के बाद भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 3 रुकनी कमेटी में जाएगा। और 3 रुकनी कमेटी का जो आज इजलास था वो मुलतवी हो गया सिर्फ इस वजह से कि उसमें काजी फायज ईसा साहब ने शिरकत ही नहीं की। हालांकि पहले वो व्हाट्सएप के ऊपर भी हो जाया करता था, जरूरी नहीं था कि फिजिकली एक जगह पे तीनों मोहतरम जजेस का इकट्ठा होना, तो डिसीजन हो जाया करते थे। लेकिन आज काजी फायज ईसा साहब उसमें शामिल नहीं हुए। वो शामिल क्यों नहीं हुए, इस बात की वजाहत जरूर आनी चाहिए, क्योंकि बड़े अहम तरीन केसेस थे उस कमेटी के अंदर आज जो डिसाइड होने थे। तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि फिर कब लगेगा कब नहीं लगेगा, लेकिन इजलास होना जरूरी है। अगर काजी साहब शामिल नहीं होंगे तो इजलास नहीं होगा। अगर इजलास हो जाएगा तो फिर अक्सरियत उनकी नहीं है, फिर वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की मर्जी से लगेगा। तो ये इस वक्त जो गेम प्लान है वो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और जाहिर है उसमें फिर एक और भी मामला है ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की भी बात की जा रही है, उसमें जरा बात करते हैं। इब्राहिम अब्बास साहब, हम जरा चूंकि स्पीकर कौमी असेंबली के लेटर पे बात कर रहे हैं, एक तो इस हवाले से आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा, आप क्या समझते हैं, क्या स्पीकर कौमी असेंबली कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनकी न्यूट्रलिटी जो है वो मशकूक हो गई है? वो खत लिख रहे हैं और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई उसी के तहत लिख रहे हैं जो कि पार्लियामान का हक है। देखें, 2-3 चीज़ें बड़ी समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम पाकिस्तान का आइन है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पीकर ने ख़त लिखा है वो बुनियादी तौर पे मेरे समझता हूँ उनकी अपनी राय है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मैं समझता हूँ कि इस खत से बड़ा है। वो फैसला जो है उसके ऊपर ये स्पीकर जो है उसका खत उसको कभी भी सेटिसाइड नहीं कर सकता या उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। मैंने इस मामले में बहुत सारे वकला से खुद ज़ाती तौर पर बात की। मैंने उनसे पूछा जिस वक्त ये खत आया, क्योंकि मेरी अपनी इस मामले को कवर कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे वकला से बात की। मैंने उनसे पूछा कि इसके क्या असरात होंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई फैसला कर सकता है या नहीं कर सकता। तमाम वकला ने मुझे जो उन्होंने अपनी राय दी वो ये था कि इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये बुनियादी तौर पर जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के या पंजाब असम्बली के, उन्होंने अपनी राय दी है कि इस तरह जो एक्ट बना है असम्बली ने पास किया है। दूसरी तरफ अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के स्पीकर ऑफ द हाउस के जो है वो इस खत के ऊपर चलते हुए मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे देता है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो है वो तौहीन अदालत हो जाएगी। इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इलेक्शन कमीशन के एक्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की दरखास्त के साथ जो है वो लेके जा सकती है। लेकिन किस बुनियाद पर इब्राहिम, किस बुनियाद पर यह चैलेंज होगा? वही बुनियादी सवाल तो ये है ना कि वो कह रहे हैं ये एक्ट जो है तरमीम लाई गई 2017 से लागू है। अब 2017 से वो अगर लागू होता है और उसके बाद फिर जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उस हवाले से तो फिर पार्लियामान में जो अगर तरमीम हुई है तो किस अंदाज में वो चैलेंज होगा? 2017 से इंप्लीमेंट होता है तो फिर तो जाहिर है मामलात उनके हक में जा सकते हैं। देखें, ये मखसूस नशिस्तों वाला जो असल में जो मामला है ना, इसमें जो है आपने उसी मुनासबत से देनी है जिसकी जितनी सीटें, मिसाल के तौर पर यही हुआ है कि 6 सीटें आप उसको 10 कैसे दे सकते हैं, या जिसकी 2 सीटें आप उसको 4 खवातीन की सीटें कैसे दे सकते हैं। जिस तरह सलमान भाई ने ये बात की, या खवातीन की या दूसरी मखसूस नशिस्तें, उनका हक बनता है। हर पार्टी के जब जो जिस वक्त कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, उन कागजात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 33 जो जमा करवाए थे उसने अपनी पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट दिए थे। उस वक्त हम ऑफिस के अंदर वो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट तो उन्होंने अपने जमा करवाए हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबात के चंद रोज पहले जो है वो भले का निशान छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आ गया तो वो क्या करते। ये तो इस वजह से जो है वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, चाहे उनके MNAs को, कि आपके आखिरी वक्त में आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपसे आके बला ले लिया। तो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। आपने एफिलिएशन तो दी हुई थी, लिस्टें जो अब जिस तरह सलमान भाई ने बात की, इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उसकी लिस्ट 102 नंबर पे उसका लिस्ट के अंदर नाम है। लेकिन जो तंजीमी ढांचे की जो बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन, 3 दफा इंतखाबात करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बाकी जो ANP है उसके इंतखाबात के अंदर मैं भी वहां पे मौजूद था इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनका तो उन्होंने जुर्माना कर दिया। भला बिल्कुल सही है। अभी तो सूरत हाल ये है ना, फिर वो इंट्रा पार्टी पे जा रहे हैं, फिर वो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी कहा JUI फेक का भी, फिर वो इसका जाहिर है ये एक और पेंडोरा बॉक्स भी खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अहमद हसन साहब थोड़ा आप जी सलमान साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नकी इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर लें और वो ये कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत अच्छा एक माइलस्टोन जो है वो सेट होगा, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ खड़ी हुई है। दे आर स्टैंडिंग विद द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड कि किसी तरीके से किसी पार्टी का इस्तेहकाक ना हो और लोगों की जो विल है वो प्रिवेल हो। एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल उसके कॉन्ट्रेरी जा रही है। हालांकि वो लोग हैं, लोगों की वोट से आए हैं एलिजिडली, और वो लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट लोगों की जो फीडबैक है और उनकी जो मंशा है उसके बरक्स जा रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो लोगों के साथ खड़ी है, ठीक है, डेमोक्रेसी के साथ खड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अहमद हसन साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं, आज केस में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने एक मंतक पेश की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। आप क्या समझते हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, आप तो सीजन जर्नलिस्ट हैं, कि क्या कहना चाह रहे हैं? वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं या आप PTI पे तनकीद कर रहे हैं? इसका क्या मतलब लिया जाए? एहतजाज में आज मौजूद भी नहीं था, सारा दिन सफर में रहा, तो मैं ज्यादा अपडेट नहीं हूँ इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन कमर महकन की तरफ ले जाए। चले कमर महकन साहब आप बता दीजिए। जी डब्बे खुलने के बाद जी बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब के एतमाद का। देखिए, आज बलोचिस्तान का सूबाई हल्का था 14, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अरकान असेंबली यानी कि उम्मीदवार थे उस हल्के के अंदर, उनके दरमियान तनाज़ा था। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कहते थे कि जो मामला है, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो जानिबदार थे और उन्होंने फॉर्म 45 जब बना और उसके बाद दोबारा गिनती का जब मामला आया तो उसमें डब्बे खोले और गिनती तब्दील हुई, तो उसमें पीपल्स पार्टी के जो MNA हैं उनको हरा दिया गया और नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनको जितवा दिया गया। मोहम्मद अली खान गालबन उनका नाम है। तो वो मामला अब चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब ने इस मामले पर रिमार्क्स दिए हैं आज, और उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है इसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 कोई अहमियत नहीं रखता जब डब्बे खुल गए हैं। लेकिन यहां पर ना जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चले मान लिया कि डब्बे खुल गए हैं, मैं जरा डिटेल में उसकी आपको निकाल कर मजीद उसके ऊपर अपडेट करूंगा, लेकिन जो काजी साहब का मेन पॉइंट था ना कि जी जब डब्बे खुल गए या वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है, तो फॉर्म 45 बनता कैसे है ये हमें देखना होगा कि फॉर्म 45 को हम इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले यह होता है कि डब्बे खुलते हैं, वहां पर तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं और तमाम वोट्स काउंट होते हैं। तो तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने वोट काउंट करने के बाद वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो एक फॉर्म बनाता है जिसे फॉर्म 45 कहते हैं कि जी फलां के इतने वोट हैं, फलां के इतने वोट हैं हर पोलिंग स्टेशन पर। वो फॉर्म 45 फिर इकट्ठे होते हैं, फिर उनके मुताबिक फॉर्म 47 बनते हैं और उसके बाद डब्बे बंद हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दिए जाते हैं और आगे जो मामला चलता है वो फॉर्म 45 की बेस पे चलता है। अब इलेक्शन कमीशन और उन्हीं रिटर्निंग अफसरान के ऊपर ही धांधली का इल्जाम है, तो ये जो इम्कान है इसको जो खारिज इस बात को नहीं किया जा सकता है कि उन डब्बों के अंदर रद्दोबदल तब्दीली की जा सकती है, लेकिन वो फॉर्म 45 जो तमाम लोगों के सामने बनता है वो तब्दील करना जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हर पोलिंग एजेंट के पास होता है। लेकिन उसमें एक और कमेंट भी रिमार्क सामने आए ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि जनाब आपका रिटर्निंग अफसर आपका जाती दुश्मन भी हो ना
तब भी वोटों की गिनती के हवाले से वो कुछ नहीं कर सकता, वोट जो है वही फैसला करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो वहां पर देखिए उस जो देखिए 5 अगर लोग हैं, एक जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और एक आजाद, तो उन 5 के अपने वहां पे पोलिंग एजेंट्स बैठे होंगे और फॉर्म 45 उन 5 की मर्जी से वोट गिनने के बाद बनता है और वो तमाम के पास एक ही जैसा फॉर्म होता है, तो उसमें शफाफियत ज्यादा है, जबकि वो वोट दोबारा डब्बे बंद करके वापस भेज दिया जाता है। और उसी रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर इल्जाम है, उसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने 2 नंबरी के साथ और अपनी मिली भगत के साथ रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज किए हैं। तो फिर काजी फाइज ईसा साहब ये कहते हैं कि जब डब्बे खुल जाएं तो भाई वोट ही अगर निकाल दें, उसमें से रिजेक्ट कर दें, तो दोबारा फॉर्म 45 तो नहीं बनाया जा सकता, वोट कम या ज्यादा जरूर किए जा सकते हैं। तो यहां पर यह मंतक भी समझ नहीं आती। तो यहां पर मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि आरओ लगाने का अहकामात भी काजी साहब ने जारी किए थे, तो वो धांधली की शुरुआत से लेकर तहफ्फुज़ तक की जो गारंटी है ना, वो काजी फाइज ईसा साहब बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मजीद भी इस पे बात करते हैं। मेरे खुदा जो जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर भी हम जिक्र करेंगे और उसके साथ साथ जो आईनी तरमीम को लेकर इस वक्त जो मौक़िफ़ तब्दील होते हुए हमारे सामने आ रहे हैं उसका भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।